नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के इस शो में हम फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर। दरअसल चीन के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। बाजार अब राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है। इससे बेस मेटल्स चढ़े हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि चीन में स्टील की मांग गिर रही है। क्या है कारण और इसका बेस मेटल्स पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं निर्बंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल झा, प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय। और ब्रेक के बाद पाम ऑयल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझ के बेस मेटल्स पर चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ से ट्रेंड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंक, नमस्कार। बताइए पहले तो क्या कैसे ट्रेड्स कौन कौन से आपने फिलहाल आइडेंटिफाई किए हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बेस मेटल्स और एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। बेस मेटल्स में जिस तरह से हमने देखा है कि कॉपर में जो स्टिमुलस का एक सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, तो प्राइसेस में एक रिबाउंड देखा है। लास्ट 2 दिन से हमने एक करेक्शन देखा था, तो यहाँ पे एक अच्छा खरीदारी का मौका बनता है। अराउंड 815 820 के जोन में इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 845 850 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी क्रूड ऑयल में रहेगी। क्रूड ऑयल में भी एक रिबाउंड दिखा है हमने प्राइसेस में आज। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है तो उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो इस पे भी बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 5900 के आसपास। 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6100 6200 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, मनोज जी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, यहाँ पे बेस मेटल्स में मोमेंटम जो है बना हुआ है और स्पेशली हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में एक अच्छे सपोर्ट जो है वो लगातार होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वहाँ भी लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो एल्यूमिनियम अक्टूबर वायदा में 237 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 235 का रखना है और यहाँ पे 241 तक के जो लक्ष्य वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं गोल्ड दिसंबर में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ थोड़े डिप्स में 78 200 के आसपास जो है बाई की सलाह रहेगी। 77 950 का एक स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे 78,600 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमने लगातार रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे हैं और अभी भी मोमेंटम तेज़ी का ही बना हुआ है। प्रियंक, कैसे आप देख रहे हैं पहले तो गोल्ड को, क्योंकि प्राइसेस लग रहा था कि थोड़े से हल्के होंगे यहाँ से, लेकिन ऐसा इंडिकेशन लग नहीं रहा कि मार्केट ऑब्लाइज करेगा उन लोगों को। क्या व्यू है इन लेवल से गोल्ड पर, कैसे दिख रहे हैं? जी देखिए, गोल्ड में जो हमने रैली देखी है वो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, सेंट्रल बैंक बाइंग भी है, प्लस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का प्रीमियम है उसकी वजह से जो गोल्ड में फंडामेंटल्स है वो काफी बुलिश है। और जो ये एक तरफा रैली देखी है हमने ऑलमोस्ट 2600 से 2730, ऑलमोस्ट 100 $125 की रैली देखी है। और अभी भी मुझे लगता है कि ये रैली में 2780 के आसपास तक के लेवल्स दिखते हैं, तो और $30-40 का रैली गोल्ड में आ सकता है। तो नो डाउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरबॉट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल है। प्रॉफिट टेकिंग कभी भी आ सकता है, बट जो भी करेक्शन आता है उसे अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए बाइंग करने की। और उसी तरह सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अभी सिल्वर के फेवर में है, तो सिल्वर यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। वो क्लैरिटी दिख रही है अभी 3440 के आसपास स्पॉट सिल्वर। जी मनोज जी, आपकी राय क्या रहेगी सिल्वर पर? जैसे प्रियंक की बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में देखने को मिलेगी, तो गोल्ड के मुकाबले ज्यादा कन्विक्शन उनका सिल्वर पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है दोनों पर? बिल्कुल, यहाँ पे सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस जो बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो प्रीशियस मेटल्स के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड का सपोर्ट भी जो है चांदी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हमने 12 वर्ष बाद यहाँ जो है ब्रेकआउट होते हुए देखा है कीमतों में। और $34 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था लंबी अवधि से, और हमने वो लेवल के ऊपर कीमतों को अब निकलते हुए देखा है।
तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में $36-37 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,04,000 तक के जो स्तर है वो दिसंबर वायदा में देखने को मिलेंगे। तो चांदी में यहाँ बाइंग की रणनीति बना करके चलना है, कोई भी डिप्स मिले 98, 97, 500 के रेंजेस में। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है 95, 400 के आसपास का रखें और छोटी अवधि में हमारा मानना है कि 1,04,000 तक के जो भाव है वो देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड में हमने ऑलरेडी जो है बाइंग की रणनीति सुझाई है, पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो वहां भी बढ़त जो है वो आती हुई नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल सोने और चांदी में, यहाँ चांदी में आउट परफॉर्मेंस जो है आता हुआ नजर आ रहा है। ओके अच्छा, बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी प्रियंक, अगर आप कनेक्टेड हैं तो? आपने हालांकि कॉल्स दी हैं, लेकिन पूरा पैक कैसा लग रहा है मौजूदा लेवल से, अगर एक इन जनरल व्यू समझना चाहें, कंसीडरिंग चाइना फैक्टर ने तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है, लेकिन साइज ऑफ स्टिमुलस की क्लैरिटी की ना की वजह से हमने बाइंग थमते हुए देखी है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। कैसे देख रहे हैं पूरे ही पैक को? ये पूरा ही पैक का बेस मेटल्स का मुझे बुलिश ही दिखता है। यहाँ से जो चाइना का स्टिमुलस का पैकेज है उस पे जो असमंजस है वो एक उसकी वजह से हमने देखा है कि एक दायरा बना है, बट मैं मानता हूँ कि ये दायरा ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होना चाहिए। कॉपर में हमने स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो 845, 850 नियर टर्म में टारगेट्स दिखते हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक में भी एक 290 से लेके 295 जोन्स ऑन द अपसाइड हम एक्सपेक्ट करते हैं, और डाउन साइड में जो सपोर्ट्स है जिंक के अराउंड 280, 275, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो जिंक में भी बायस पॉजिटिव रहेगा। और एल्यूमिनियम की भी अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम में भी हम 245, 246 के लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में बुलिश ट्रेड्स ही दिखते हैं। एंड मैं मानता हूं कि कमोडिटीज एज अ हार्ड एसेट क्लास एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस, बेस मेटल्स, इवन एनर्जी पैक में भी मुझे दिखता है कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है। फिर से हम एक बार 6200, 6250 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके कुणाल शाह भी हमारे साथ कनेक्टेड है। कुणाल, बेस मेटल्स पर काफी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा है कंसिस्टेंटली आपका, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे ही पैक को? बेस मेटल में आगे ध्यान तेजी का है। चाइना ने इंडिकेशन दे दिया है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे विल कम अप विद अ पैकेज। सो जब पैकेज आएगा तब बेस मेटल में बहुत एग्रेसिव तेजी होने की एक्सपेक्टेशन है। सो मेरा ध्यान तेजी का है। 820 कॉपर का रेट चल रहा है, बाय करना चाहिए। फार मंथ 846 चल रहा है। फार मंथ लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 870-80 तक के टारगेट कंजर्वेटिवली आपको देखने मिल सकता है। सो वेरी बुलिश ऑन मेटल्स। ओके अच्छा, सिल्वर पर कुणाल क्या राय रहेगी साइमल्टेनियसली 12 इयर्स के हाईस पर ग्लोबल प्राइसेस, यहाँ क्या व्यू है? तेजी लग रही है, लोग करेक्शन की राह देख रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल डेट सिनारियो इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यूएस, यूरोप, यूके, जितने भी डेवलप इकोनॉमीज है वहाँ पे डेट एग्रेसिवली बढ़ रही है और इसके लिए आगे जाके एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है सिस्टम में। प्लस रशिया सिल्वर बाय करने के लिए इंडिकेशन दिया है। सो तेजी लग रही है। 1,05,000, 1,08,000 1-1.5 महीने में आ जाना चाहिए। ओके आपके टारगेट्स क्या है? प्रियंक, सिल्वर में आपकी बात अधूरी रह गई थी लेकिन आपका व्यू पॉजिटिव है, आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? सिल्वर डेफिनेटली, अगर बुलियन कॉम्प्लेक्स में अगर गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो भी देखें तो सिल्वर के फेवर में दिखता है। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिखेगा और इजीली हम 1,05,000 इमीडिएटली इन शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखे 6 महीने से 1 साल का, तो 1,30,000, 1,35,000 तक भी जा सकता है। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर पर। अब थोड़ी सी राय बात कच्चे तेल पर भी कर लेते हैं। कुणाल, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या रहेगी? प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, $74-75 के आसपास टिके हुए हैं फिलहाल ब्रेंट। चाइना डिमांड कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एक ट्रिगर है जो कंसिस्टेंटली बना हुआ है। कैसे देखते हैं फिलहाल इन स्तरों से भाव को? I think it's a mixed bag. US election is one of the main reason why oil is not able to move up. Election में जनरली आप देखते हैं प्राइस सप्रेस रहता है। दूसरा
ग्लोबल ऑयल की सप्लाई बढ़ रही है और लीबिया जो बंद था वो भी अभी स्टार्ट हो गया है 1.35। इनफैक्ट प्रीवियस जो प्रोडक्शन था वो भी सरपास कर दिया है। ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने का इंडिकेशन दे रहा है। तो ऐसे में सामने ग्लोबल डिमांड थोड़ी कमज़ोर है। सो ये सब फैक्टर्स देखते हुए बड़ी तेजी नहीं लग रही है। अगर जियोपॉलिटिकल खराब होता है तो मैक्सिमम WTI 75 और ब्रेंट $80 तक जा सकता है। ओके, मनोज जी आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नजर नहीं आती है दीपाली जी। हमने जो चाइना ने कल रेट कट किया था उसके चलते एक निचले स्तरों से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने मिल रही है, लेकिन कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो नेगेटिव बने हुए हैं। ओवर सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है और यहाँ पे डिमांड को लेकर के भी लगातार कंसर्न्स है। तो हमारा मानना है कि $74 जो है वो WTI के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। ऊपर में भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 6200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अगर वर्तमान लेवल से और 100-150 रुपए की तेजी आती है तो ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए। एक दायरा जो है 5800 से 6200 का शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल में नजर आता है। ठीक है। अच्छा कुणाल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। अब जैसे आपने कहा कि बेस मेटल्स के लिए आगे का आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस आएगा और वो अच्छा ही रह सकता है, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कैसे देखते हैं आप? जो रेट कट आते हुए दिखाई दिया है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अब स्टिमुलस साइज को लेकर, क्या व्यूज़ हैं? आई थिंक चाइना का जो स्टेटस है वो एकदम क्लियर है। जैसे यूएसए रेट कट किया है ऐसे चाइना ने भी मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि रोड हेड इज वॉलेटाइल बट क्लियर। दे वांट टू फोकस ऑन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। द साइज ऑफ द पैकेज शुड बी बिटवीन $500 billion to $1 trillion। ये दोनों अमाउंट के बीच में रहेगा और दैट शैल बी सेंटिमेंटली पॉजिटिव एंड इट शुड रियली हेल्प द badly affected real estate sector in China. So मैं थोड़ा अपबीट हूँ मेटल्स में। ओके, इसी वजह से बेस मेटल्स पर कुणाल का व्यू पॉजिटिव है और कॉपर एक बेस मेटल है जहां पर हमारे तीनों ही गेस्ट की तरफ से एक कन्विक्शन कॉल आते हुए दिखाई दी है 820 के आसपास फिलहाल ये कारोबार करते हुए, लेकिन नजरें रहेंगी इस डेवलपमेंट पर डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ और कुणाल समझना चाहेंगे, जो स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, उसकी रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि स्टील की डिमांड गिर रही है। इसे इस तर्ज को आप कैसे देखते हैं? शायद कुणाल कनेक्टेड नहीं है। प्रियंक, आपका व्यू क्या रहेगा? स्टील प्राइसेस पर भी इनफैक्ट एक आउटलुक लेना चाहेंगे और प्लस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आई है कि उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि स्टील की चाइना डिमांड कंसर्न्स तो बने हुए हैं ही, लेकिन स्टील की डिमांड लगातार जो गिर रही है, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई है तो डिमांड जो है वो डैम्पन तो हुआ है और चाइना से जो डिमांड उभर के नहीं आ रहा है उसकी वजह से स्टील के प्राइसेस में हमने प्रेशर देखा है। बट जिस तरह से जो चाइना अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए जो स्टेप्स उठा रही है, जिस तरह से पैकेजेस दे रही है और रेट कट्स कर रही है, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन इसमें भी रिवाइवल आएगा। तो स्टील प्राइसेस में भी जो अभी बीटन डाउन है उसमें भी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक का आना चाहिए, बट वो थोड़ा एक प्रोलॉन्ग्ड मैनर में रहेगा और थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगा। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई यहाँ पर स्टील की। बाकी बेस मेटल्स की वो पॉजिटिव है। चाइना फैक्टर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे भी करेगा, लेकिन फिलहाल आज के सेशन में देखें तो हरे निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा कुणाल, एक तो क्विक कमेंट आपका स्टील प्राइसेस पर, कैसे देखते हैं आप कंसीडरिंग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट जो आई है उसके बेसिस पे, और साथ ही उसके अलावा कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं क्या? जी, स्टील डिमांड चाइना में अभी कमज़ोर है और आगे जाके थोड़ा बहुत पिकअप हो सकता है, पर पहले जो डिमांड ग्रोथ आता था वो डिमांड ग्रोथ नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि चाइना में प्रोडक्शन कट इंटेंसिफाई हो सकते हैं स्टील के और दैट शैल इवेंचुअली सपोर्ट द प्राइजेस। सो
चाइना अगर ट्रम्प आता है तो ट्रम्प साहब चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये सब माहौल देखते हुए मुझे लग रहा है कि चाइना में स्टील का प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा और दैट विल इवेंचुअली लीड टू सपोर्ट इन प्राइजेस, नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, बट मुझे बहुत बड़ी डाउनसाइड यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। ओके, चलिए, यहाँ से कोई डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कुणाल भी, और यही बात प्रियंक ने भी कही। शुक्रिया इनफैक्ट कुणाल आपका इस पर अपने व्यूज़ देने के लिए। चलिए रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे पाम ऑयल की। संदीप बजोरिया जो कि सनवन ग्रुप के CEO हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे पाम ऑयल की। इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है, भाव 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करते हैं। सनवन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो सर्ज देखने को मिला है इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस में, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि भारत के इम्पोर्ट्स पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ था राइज प्राइजेस की वजह से। कैसे देखते हैं आप फिलहाल इसे? दीपाली जी, पहले आपको और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। एंड आपने बहुत सही कहा कि पाम तेल एकदम ऊंचाई से नई ऊंचाई पे जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई दिन यदि मार्केट 50 रिंगिट नीचे आता है तो अगले दिन 100 रिंगिट बढ़ जाता है, $10 नीचे आता है तो अगले दिन $20 बढ़ जाता है। तो ये साल दीपाली जी ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि वर्ल्ड में जो वेजिटेबल ऑयल की बहुत बहुतायत हुआ करती थी वो अभी इतनी बहुतायत रही नहीं है। मतलब वेजिटेबल ऑयल में 3 चीजें मेनली हो गई है। जैसे इंडोनेशिया में तो ये B40 करके बायोडीजल में जो पाम ऑयल यूज करने की जो बात, B35 तो चल ही रहा है और B40 को 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज भी इंडोनेशियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। अब इसमें आप देखिए 115 लाख टन तेल तो पहले B35 में जा रहा था, अब B40 में ये 130 लाख टन तेल जो है वो इंडोनेशिया का पाम जो तेल है वो फ्यूल बनने में चले जाएगा, बायोफ्यूल बनने में। और वर्ल्ड में इसी तरह से सोयाबीन ऑयल जो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में बायोफ्यूल में जा रहा है। ब्राजील जो इतना बड़ा देश है जो 155 मिलियन टन की प्रोडक्शन करता है सोयाबीन की, और वो उसमें से 95 मिलियन टन वो चाइना को सीड का सीड एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो 50-55-60 मिलियन प्रोसेस करते हैं उसका जो तेल निकलता है वो तेल का 85% वो अपने मतलब उसका समझिए 65-70% बायोडीजल में डाल देते हैं, 20% खुद कंजम्पशन करते हैं और बाकी एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ 5-7% बचता है। तो ये सब देखते हुए वर्ल्ड में अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बहुतायत जो हुआ करती थी वेज ऑयल की वो अभी है नहीं। और सनफ्लावर ऑयल जो तीसरा इम्पोर्टेंट तेल है उसमें भी हम देख रहे हैं ये साल जो रशिया यूक्रेन में जो मॉइस्चर स्ट्रेस हुआ है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हुआ है और उसके कारण में ईल्ड लॉस हुआ है हेवीली। तो वर्ल्ड में सनफ्लावर की भी फसल ये साल 5 मिलियन टन कम है, जिसका मतलब 2 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल कम है ये साल। तो इंडोनेशिया से भी आज एक स्टेटमेंट आया है कि 2024 का इंडोनेशिया का प्रोडक्शन जो है 5% घट रहा है। जो हर साल करीबन आप समझ के चलिए 3 से 4% बढ़ता था, वो 5% घटा है। मतलब जो उनका 53-54 मिलियन टन का प्रोडक्शन था वही 51 मिलियन पे 2024 में हो जा रहा है। तो ये सब कारण से ये रेट्स प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है फंडामेंटल सिचुएशन। और ये पाम तेल आज देखिए 1100 और $70 का लेवल पाम CNF इंडिया का पर मेट्रिक टन का चल रहा है नवंबर शिपमेंट का जी। और ऑयल का भी जी। दाम क्या है $1180-85 का पर मेट्रिक टन का नवंबर शिपमेंट का, और सनफ्लावर का दाम भी 1170 का हो गया। ओके, तो दाम 900-950 से 1050 करते थे, वो भी 1150 से 1200 के बीच में हो गए हैं। तो प्राइसेस बढ़े हैं, एक दिन घटते हैं अगले दिन उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिले हैं। थैंक यू संदीप जी, क्विकली कमेंट करने के लिए। समय की कमी है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन थैंक यू अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज़ समाचार। नमस्कार।